सही है भाई, बीच में कट गया था। सर ये कौन सी शीट है जो कल सेंड की थी? वो तो नहीं। अरे भाई कल वाली अभी इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ये परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज खत्म होगा तो रेशियो स्टार्ट करेंगे। ये पुरानी वाली शीट है भाई। जब ये वाली खत्म हो जाएगी, उम्मीद थी कि ये एक सेशन में खत्म हो जाएगी, लेकिन एक में हुई नहीं, दूसरे में भी हो जाए बड़ी बात है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से समझाने वाले हैं। ठीक है ना? तो आप लोग चिंता नहीं करें, जब ये खत्म हो जाएगी तो फिर रेशियो स्टार्ट करेंगे। तो अभी रेशियो स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है ना? इस सेशन में तो नहीं होगा, अब कल से स्टार्ट करेंगे। कल रेशियो वाली शीट दी थी, ये तो परसेंट वाली। दीपक हम कितने दिनों से तो कर रहे हैं इसे, चौथी शीट है ये परसेंट की। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे, बीच में सेशन एंड हो गया, तो कोई नहीं। यहाँ पे बात पहुंच गई थी कि हमने इसे लिखा था -200, -200, ये आ गया था +-200 √2/2। इसमें से देखो दो कॉमन लेके इसे काट दो, ये आ जाएगा 100, ये भी आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100√2 -1। इसमें से 100 कॉमन ले लो, अगर 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस दोनों है। तो अभी हम प्लस की वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि अगर वैल्यू प्लस में रही होगी तभी उसकी इनकम बढ़ेगी, अगर प्लस में नहीं रहेगी तो घटेगी। समझ रहे हैं ना? अगर प्लस में, देखो पहला टॉपिक खत्म किए बिना दूसरा थोड़ी ना स्टार्ट करेंगे। ये आज खत्म हो जाएगा या पास में हो जाएगा, दो एक क्वेश्चन बचेंगे, कल देख लेंगे, और उसके बाद में हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे। रेशियो की अभी पहली शीट है वो, रेशियो की 3 शीट आएंगी टोटल, तो पहली वाली भी काफी अच्छी है वैसे। बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने कभी ना किए हो। ठीक है, तो इसमें से 100 कॉमन ले लो तो ये √2 - 1 आएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसा क्यों किया हमने कि ये वाला माइनस छोड़ दिया? वो इसलिए क्योंकि इसकी इनकम बढ़ी है, मतलब इसकी टोटल परसेंट वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर हम इसे भी माइनस में ले लेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना? तो ये है कुछ कहानी, आंसर आपका होगा बी। कुछ डाउट हो तो बताएं भाई। ये थोड़ा आपको समझ लेना पड़ेगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व होती है नॉर्मल तरीके से, उसे आप इस फॉर्मूले से ही सॉल्व करते हैं। ये श्रीधराचार्य ने फॉर्मूला दिया है, इसलिए इसका नाम भी है द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य फॉर्मूला। समझ रहे भाई? आगे बढ़ जाए। ये बहुत प्यारा सवाल है, कितना छोटा लेकिन मजेदार। अगले पे आए, बढ़िया सवाल है। Of the adult population in a certain city, 36% of men and 30% women are married. Assuming that no man marries more than one woman and vice versa, the percentage of total population of adult who are unmarried is। ठीक है ना? वो कह रहा है एक शहर की वयस्क आबादी में से 36% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं। मतलब इतने लोग विवाहित हैं, और ये मानते हुए कि कोई पुरुष या महिला दो लोगों से शादी नहीं करता है, तो ज्ञात करें कुल कितने प्रतिशत आबादी अविवाहित है। समझ रहे? बहुत आसान सवाल है। अब बताओ, एक गांव में ये तो हो सकता है कि आदमी औरतों का परसेंट अलग अलग हो शादीशुदा का, लेकिन ये बात तय है कि उनकी संख्या समान होगी। मतलब ऐसे माने कि 100 आदमी है, उसमें से 30 की शादी हुई है, तो ये हो सकता है 150 औरतों में से 30 की शादी हुई हो, लेकिन औरतों की और आदमियों की शादी बराबर बराबर संख्या में हुई है, क्योंकि कोई भी दो लोगों से शादी नहीं करता है। मतलब विवाहित आदमियों की संख्या विवाहित महिलाओं की संख्या के समान होनी चाहिए। अगर विवाहित आदमियों की संख्या की बात करें तो ये टोटल मेल पॉपुलेशन का 36% है। जितने भी आदमी है उसमें से 36% विवाहित है, मतलब इतने आदमी विवाहित हैं। और जितनी भी महिलाएं हैं उसमें से 30% विवाहित है, मतलब इतनी महिलाएं विवाहित हैं। तो कुल मिला के ये आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि विवाहित पुरुषों और विवाहित महिलाओं की संख्या समान है। अगर यहाँ से आप इनका रेशियो निकालो तो ये 6 बार कट जाएगा 6 से, और ये 5 बार, मतलब आदमी और औरतों की संख्या का अनुपात 5:6 आएगा। मतलब अगर टोटल आदमी 5 हैं गांव में, तो टोटल महिलाएं 6 हैं।
ये शादीशुदा और ना शादीशुदा सारे मिला के, और कह रहा है कितने प्रतिशत आबादी अविवाहित है। आपको अविवाहित आबादी बतानी। देखो अगर 36% पुरुष विवाहित हैं तो अविवाहित आबादी कितनी रही होगी? 64% आबादी अविवाहित रही होगी। भाई अगर 36% पुरुषों ने शादी की है तो 64% ने नहीं की है, तो 5 का 64% निकालो। आप इसे चाहे 500 मान लो, जैसा आपको ठीक लगे। 5 का 64%, 64 पंजे 32, 3.2 आदमी विवाहित है। 30% महिलाएं विवाहित है, मतलब 70% ने शादी नहीं की है, तो 7×42, 4.2 महिलाएं अविवाहित हैं। टोटल मिला के अविवाहित लोग कितने हैं? 7.4। कितने में से? 11 में से। भाई टोटल लोग कितने हैं? 6 5 11, और परसेंट आप फाइंड करो। तो ये आएगा 740/11। 11 से भाग दे दो भाई। 11 6 66, फिर बचा 8, 11 7 77, फिर बचा 3, तो 67.3% लगभग। सही है भाई, सवाल अच्छा है, प्यारा है। सही है भाई, डिलीट कर दे इसे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। कह रहा है एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। अगर x बढ़ता है 37.5%, ये इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग है, इसे इंग्लिश में भी 37.5 कर दो। समझ रहे हैं ना? पता नहीं क्या लिखा है भैया टॉफी। एक तो भैया गलत लिखते हो आप लोग। भाई भैया में BH होता है, BAH थोड़ी ना होता है भैया। भैया नहीं होता है भाई, भैया होता है। BHIAI, समझ रहे हैं ना? BHAY आई। ऋतिक कटियार। हाँ ऋतिक बताओ भाई क्या समस्या है? अरे समझ नहीं है सर, वो चैट पे क्लिक करते वक्त हो जाता है वो, हाँ, हैंड रेस। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखो भाई ध्यान से, इसे भी 37.5 कर लो, या दोनों कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं, हिंदी के हिसाब से भी इंग्लिश के हिसाब से भी। क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है, नया है। कह रहा है एक्स वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। जब वो कहता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो वो कहता है कि एक्स जो है वो 1/y के प्रोपोर्शन में है, या वो कहता है कि y जो है वो 1/x के प्रोपोर्शन में, मतलब उल्टा। जैसे आप कहते हैं कि स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो अगर आपको समय ज्यादा लगता है तो चाल आपकी कम रही होती, और अगर आपको समय कम लगता है तो आपकी चाल तेज होती है। मतलब ये उल्टा बढ़ते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा उतना ही घटता है, उतना ही नहीं, उसी प्रोपोर्शन में घटता है। समझ रहे बात को? जब कह रहा है, और जब ये वाला जो प्रोपोर्शन का साइन है, या अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का साइन है, इसे हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट वैल्यू k का यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे इसे बराबर में लिखना हो तो आप कहते हैं x बराबर है k/y, ठीक है ना? या आप कह सकते हैं कि y बराबर है k/x के। यही तो कह रहा है कि जब x 25% बढ़ता है, हिंदी के हिसाब से देख ले, x अगर 25% बढ़ता है तो ध्यान से देखो तो y की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा। तो हम इस वाले से ले लेते हैं, इस वाले से। मानो पहले x की वैल्यू कितनी थी? 100 थी,
तो y बराबर कितना था, k बटे 100। हालांकि इतना लंबा चौड़ा करना नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा इसे, ठीक है। हिंदी में 25% है, उसके हिसाब से कर रहे हैं, फिर इंग्लिश के हिसाब से कर रहे हैं। और वो कह रहा है x की वैल्यू 25% बढ़ जाए, तो अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k बटे 125। समझ रहे हैं ना बात को, मतलब ये 100 थी, अब 125 हो गई। तो k की हम कोई ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो 100 और 125 से कट जाए, मतलब 500 मान लेते हैं। अगर इसे 500 मानेंगे, 500 को 100 से काटेंगे, कितना आएगा, 5। y की वैल्यू पहले 5 थी जब x की वैल्यू 100 थी, और इसकी वैल्यू अब 500 बटे 125 कितनी रह गई है, 4। तो y की वैल्यू 5 से घट के 4 रह गई। 5 से घट के 4 रहने का मतलब 1 की कमी हुई, कितने पर हुई, 5 पर हुई, और 1/5 का मतलब आपको पता है 20%, मतलब इसके मान में 20% की कमी हुई। पर आपको ऐसे करना कुछ नहीं है, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है, इसकी कतई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको समझ में आए। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, फिर मैं इसे हटा दूं, क्योंकि हो सकता है इसके स्क्रीनशॉट की आपको बाद में जरूरत पड़ेगी कि ये क्या किया था हमने। सही है, या बाद में वीडियो देख लेना। अब देखो, आपको ऐसे करना नहीं था। असल में जब वो कह रहा है कि x 25% बढ़ता है और व्युत्क्रमानुपाती है, x 25% बढ़ता है, इसका मतलब x का मान 100 से बढ़ के कितना हो जाता है, 100 से बढ़ के 125 हो जाता है। x का मान बढ़ के कितना हो जाता है, 100 से 125। और अगर ऐसा कहेगा और y इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो याद रखना कि y को इधर ले आओ, y 125 से घट के 100 रह जाएगा। इतना ही, सीधा रखो डायरेक्ट हिसाब किताब। अगर x 100 से 125 हुआ है तो y 125 से 100 रहेगा, मतलब y में कितने की कमी आई, 25 की। कितने पर आई, 125 पर, मतलब 1/5, और 1/5 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है, 20%। वैसे मत करना जैसे अभी हमने किया था, ये ज्यादा सही। जैसे अभी इंग्लिश के हिसाब से देखो कि x 37.5% बढ़ता है, आपको पता है 37.5% का मान क्या होता है, 3/8। मतलब x पहले 8 था, तो 8 में 3 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है, 11। और क्योंकि y इसके इनवर्सली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप कहोगे कि y 11 से घट के कितना रह जाएगा, 8। अगर x 8 से बढ़ के 11 होता है, तो y 11 से घट के कितना रह जाएगा, 8। अगर इंग्लिश के हिसाब से करें तो 11 से घट के 8 रह गया, तो 3 की कमी आई, कितने पर आई, 11 पर आई, इंटू 100। 1/11 की वैल्यू आपको पता है 9 पॉइंट कितनी होती है, 09। उसका 3 गुना कितनी आएगी, 27.27, 27.27। सही है भाई। अगर इंग्लिश के हिसाब से करें तो आंसर ये आएगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बारीकी में और गहराई में मत जाना। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट बोलता तो कोई समस्या नहीं थी। अगर मान लो वो कहता कि एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, तो जितना एक्स बढ़ेगा उतना ही वाई बढ़ेगा। अगर 20% एक्स बढ़ेगा तो 20% ही वाई बढ़ेगा। हालांकि अनुक्रमानुपाती का सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि वो ज्यादा आसान बात होती है। पर अगर पूछे तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि अनुक्रमानुपाती का मतलब है सेम ही बढ़ेगा। अगला देखें, अच्छा सवाल है 59। कह रहा है कपिल की आय उसके खर्च से 37.5% ज्यादा है। अगर उसकी आय 50% बढ़ जाती है, उसका खर्च 60% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में 1400 रुपए की बढ़ोतरी होती है। तो उसकी शुरुआती अर्निंग ज्ञात करें। तो बहुत आसान सवाल है। कपिल की आय व्यय आपको दे रखी है। कपिल की आय उसके खर्च से 37.5% ज्यादा है, मतलब 3/8 ज्यादा है, मतलब 8 पे 3 ज्यादा है। मतलब अगर कपिल का खर्च 8 रुपए है, तो कपिल की आय इससे 3 ज्यादा है, मतलब कितनी है, 11 है। 11 में से 8 खर्च करता है, तो बचत या सेविंग्स कितनी रही होगी भाई, 3 रुपए। कह रहा है इसकी आय 50% बढ़ जाती है,
50% मतलब आधी बढ़ जाती है, 11 का आधा 5.5 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 16.5 रुपए। 50% बढ़ोतरी होती है। खर्च 60% बढ़ जाता है तो 8 छंग 48, 60%, 8 छंग 48, 4 रुपए 80 पैसे बढ़ गया, तो अब इसका खर्च हो गया 12 रुपए 80 पैसे। अब देखो, अब ये 16 रुपए 50 पैसे कमाता है, 12 रुपए 80 पैसे इसमें से उड़ा देता है, तो इसकी बचत कितनी होगी? 16.5 में से 12.8 को घटा दो, कितना आएगा? 3.7, ऐसा ही कुछ आएगा भाई। 3.7 को इसमें जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 12 3 15 8 7 15, सही। अब देखो इसकी बचत में बढ़ोतरी कितनी हुई है? 0.7 की रेशो में, यूनिट में, और ये कह रहा है 1400 रुपए इसकी आय बढ़ गई, मतलब इस 0.7 की वैल्यू कितनी है? 1400। इसकी वैल्यू है 1400। और आपसे पूछ रहा है कि शुरुआती आय ज्ञात करे, तो शुरुआती आय 11 थी, 11 की वैल्यू पूछ रहा है। पॉइंट हटा दो, एक जीरो लगा दो, 7 से काट दो 200 कट जाएगा, 200 को 11 से गुणा कर दो, 22,000 आएगी भाई। हाँ 22,000 आ रहा है। आंसर गलत है ऑप्शन में, सही कर ले। कुछ आंसर गलत भी होने चाहिए। सही है कृति आपका, रूप, वर्तिका, दीपक, ललित, सबका सही है। समझ रहे हैं? हालांकि ऐसे सवाल हमने पहले किए, इसे हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुश्किल सवाल नहीं है। कह रहा है ए की आय बी की आय का 80% है। ए और बी की अर्निंग का रेशियो आपको दे रखा है। ए का खर्च बी के खर्च का 70% है। ए और बी के खर्च का रेशियो भी दे रखा है। ए की आय बी के खर्च की 88.88% है, सही है। ये भी आपको दे रखा है। ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करें। ए और बी की सेविंग्स का रेशियो आपको बताना है। कुछ बहुत मुश्किल बात नहीं है। देखो भाई, दोनों की अर्निंग लिख लेते हैं। ए और बी की इनकम, ए की आय बी की आय का 80% है, मतलब बी की आय अगर 100 है तो ए की आय 80। आप इसे काट के 4 और 5 भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी आपको आगे भी परसेंट बताने हैं तो हमने इसे 80 रख लिया है, आगे ज्यादा पॉइंट में नहीं आए, ठीक है ना। फिर कह रहा है ए की आय बी के खर्च की 88% है। इस लाइन को अभी स्किप करते हैं क्योंकि इनके खर्च में हमें रेशियो बताना है। आय व्यय मतलब खर्च। कह रहा है ए की आय बी के खर्च की 88.8% है। तो जरा देखो 88.88% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? ये 11.11 का कितना 8 गुना है, और 11.11 कितना होता है? 1/9, मतलब ये 8/9 की वैल्यू है। कह रहा है ए की इनकम बी के खर्च की 8/9 है, तो 8 ए की इनकम है और 9 बी का खर्च है। 8 की वैल्यू हमें पता है 80, तो बी का खर्च कितना होना चाहिए? 90। समझ रहे? तो बी का खर्च कितना है? 90। ध्यान से समझो बात को। अगर आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे लिखो, ए की आय बी के खर्च का, अब बी का खर्च तो हमें पता नहीं है, बी के खर्च का 8/9 क्या है? ए की आय। और ए की आय हमें पता है कितनी है? 80 हमने मानी है, तो हम कहेंगे कि बी का खर्च कितना होगा? 80 गुणा 9/8, मतलब 90 रुपए, सही है। और फिर देखो दोनों के खर्च का रेशियो भी दिया है। ए का खर्च बी के खर्च का 70% है। ए का खर्च बी के खर्च का 70%, 90 का 70%, 9 सत्ते 63 रुपए, 63 रुपए इसका खर्च है। तो कह रहा है दोनों की बचत का अनुपात बताओ। देखो ए 80 कमाता है, 63 खर्च कर देता है तो 17 रुपए बचाता है। बी 100 कमाता है, 90 खर्च कर देता है तो 10 बचाता है। तो दोनों के बचत का अनुपात 17:10 है। कृति बहुत बढ़िया, दीपक बहुत बढ़िया, रूप बढ़िया। समझ रहे अभी बात को? ये परसेंट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर कुछ लोगों को दिक्कत है इसमें कि वो इसे देख के नहीं पहचान पाते हैं, सबसे पहली वाली परसेंटेज की वीडियो देखो, यूट्यूब पे पड़ी है,
आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी या जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको तुरंत मिल जाया करेगा। और मैं इसे कंटिन्यू करने वाला हूँ, मतलब अगर ये क्लासेस ऑनलाइन से ऑफलाइन फिर से हो जाएंगी तो भी मैं आपको एक्स्ट्रा मटेरियल वहां पे देता रहूंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो नहीं होती और पुराने स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती है क्योंकि वो जा चुके। तो मैं वो यूट्यूब चैनल कंटिन्यू करने वाला हूँ, आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, मिटा दूं मैं इसे। कह रहा है ए की आय बी की आय का 66.66% है। ठीक है ना। फिर कह रहा है ए की आय बी की बचत से 60% ज्यादा है, ए की अर्निंग बी की सेविंग से 60% ज्यादा है, और ए की बचत बी के खर्च का 28.56% है। ए और बी की बचत का अंतर 330 रुपए है। ए और बी की आय का अंतर ज्ञात करें। तो कुछ खास सवाल नहीं है, आपको बस उलझाया है इतना सारा डेटा देके। अगर आप एक तरफ से लिखने लग जाओगे इसे तो ये काफी आसान रहेगा। देखो पहले तो दो लोग हैं ए और बी, फिर उनकी तीन बातें, आय, खर्च या व्यय और बचत या सेविंग्स। ठीक है ना, तीन चीजें हैं ए बी की, आय, खर्च और बचत। ए की आय बी की आय का 66.66% है, इसका मतलब 2/3। 2/3 बी का 2/3, तो 3 अगर बी है तो उसमें से 2 कौन है? ए। देखो बी का 2/3 निकालोगे कितना आएगा? 2। मतलब इनकी आय का अनुपात 2:3 है। आप चाहो तो इसे 200-300 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप चाहो इसे 200-300 लिख लो, ज्यादा पॉइंट में जाने से अच्छा रहेगा। फिर कह रहा है ए की आय बी की बचत से 60% ज्यादा है। ए की आय बी की बचत से 60% ज्यादा है, तो यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में तो जाएगी ही जाएगी। तो हम इसे, जब पॉइंट में जाएगी तो हम इसे 200-300 क्यों लिखें, हम इसे 2-3 ही लिख लेते हैं। ए की आय बी की बचत से 60% ज्यादा है। ठीक है ना, बी की बचत से, तो बी की बचत से 60% ज्यादा है, तो बी की बचत के 160% के बराबर है। भाई 60% ज्यादा का मतलब है 160% से के बराबर है ए की आय। तो ए की आय हमने 2 मानी है, तो इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा? 8/5। तो ये आ जाएगा 10/8। 10/8 माने या 1.2, 8 से इसे काटेंगे, 8 से 1000 कितनी बार कट जाता है? 125 बार। तो ये आ जाएगा 1.25 रुपए बी की बचत। ठीक है ना, इतना ही आएगा भाई। सही। अब देखो ए की बचत बी के खर्च का, अब देखो यहां से बी का खर्च निकाल सकते हैं। बी 3 रुपए कमाता है, 1 रुपए 25 पैसे बचाता है, मतलब खर्च कितना करता है? 1 रुपए 75 पैसे। कह रहा है ए की बचत बी के खर्च का 28.56 है, और आपको पता है 28.56 कितना होता है? 28.56 कितना होता है भाई? 2/7 हमने सीखा है। ए की बचत बी के खर्च का इतना है, देखो बी का खर्च इतना है, इसका अगर 2/7 निकालेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। 25×7 = 175 होता है, और 25×5 2/7 कितना आ जाएगा? 0.5। ए की बचत 0.5 है, मतलब ए का खर्च कितना है? 1.5 रुपए। यही मतलब हुआ, 50 पैसे बचाता है तो 1.5 रुपए खर्च करता है। कह रहा है कि अगर ए और बी की बचत का अंतर 330 रुपए, तो यहाँ अगर हम इनकी बचत का अंतर निकाले तो 0.75 है। ठीक है, और ये 330 के बराबर दिया है। तो आपसे पूछ रहा है ए और बी की आय का अंतर ज्ञात करो, तो आय का अंतर है 1। 1 की वैल्यू आपको बतानी। कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई हो तो बता देना। ठीक है ना, तो पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 2 0 लगा दो, ये 4 बार कट जाएगा 25 से, ये 3 बार, और 3 से इसे काट दो 110। 110 चौके 440, आंसर होना चाहिए 440। सही है भाई। देखो आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो टाइम टेकिंग हो, तो आप एक बात ध्यान रखना कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत अच्छा खासा टाइम बचाना पड़ेगा।
मतलब इधर देखा, उधर किया और लगाया, ताकि जब ऐसे क्वेश्चन आए जो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, जो हर बार अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं, जैसा ये है, उसके लिए आपके पास टाइम हो। समझ रहे हैं ना बात को? सही है कृति, दीपक। देखिए अगला, रमन का वेतन 18% बढ़ाया जाना था, पर किसी गलती की वजह से 35% लिखा गया। ठीक है ना, वेतन बढ़ना था 18%, लेकिन गलती हो गई, जिसने बढ़ाना था 18% उससे गलती से 35 लिख गया। कहीं बिजी होगा बेचारा, ध्यान कहीं और होगा। अगले 4 महीने तक बढ़ा हुआ वेतन रमन को मिलता रहा। जब मैनेजमेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ तो रमन की 5वें महीने की सैलरी में से अतिरिक्त राशि काटने के बाद उसे 500 रुपए दिए गए। तो ज्ञात करें वृद्धि से पूर्व उसका वेतन क्या था। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान, आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से देखें। देखो मान लेते हैं रमन का वेतन पहले 100 रुपए था, 18% बढ़ना था, मतलब उसको अगले महीने से 118 रुपए वेतन मिलना था। लेकिन गलती से 35% बढ़ गया, मतलब उसे 135 रुपए के हिसाब से सैलरी मिलती रही। ठीक है ना, और ऐसा 4 महीने तक हुआ, मतलब उसे हर महीने 17 रुपए ज्यादा मिलते रहे। हर महीने 17 रुपए मिलते रहे ज्यादा, तो 4 महीने में 68 रुपए ज्यादा मिल गए उसे। मिलने कितने चाहिए थे? 118, 118, 118, और मिलते रहे 135, 135, 135। 5वें महीने उसे सैलरी कितनी मिलनी थी? 118। लेकिन मैनेजमेंट ये जो 68 रुपए एक्स्ट्रा दे चुका है, इसे काट लेता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर 118 में से ये वाले 68 रुपए काट लेगा, तो उसके पास बचेंगे कितने? बचेंगे 50 रुपए। ये 50 रुपए उसे एज सैलरी दे दिए जाते हैं, और उस 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5000। मतलब 50 की वैल्यू दे रखी है 5000, और आपसे पूछ रहा है वृद्धि से पूर्व उसकी सैलरी कितनी थी, तो वृद्धि से पूर्व उसकी सैलरी 100 थी। अगर वो पूछता वृद्धि के बाद उसकी सैलरी कितनी थी, तो हम 118 निकाल देते। तो इस 50 से इसे काट लो, कितना? पूरा 100 बार कट जाएगा, 100 गुणा 100, 10,000। उसकी सैलरी 10,000 रुपए थी वृद्धि से पूर्व। सही है तुषार, कृति। सही है भाई। अब भी बादल हो रहा है क्या? रात तो भयंकर बादल था, अच्छी खासी बारिश हुई। सुबह जब मैं उठ के आया हूँ 4 बजे, 4 बजे भी अच्छा खासा बादल था। सही है भाई, कोई डाउट हो तो बताएं। शिवानी ने हाथ उठाया है। हाँ शिवानी बताएं, क्या समझ नहीं आया? सर ये 17 इन दोनों का अंतर लेके फिर 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि 4 महीने तक हर महीने उसे 17 रुपए फालतू वेतन मिलता रहा, और 4 महीने तक मिला है। अगर मैं आपको हर महीने 17 रुपए दूं, तो 4 महीने में आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 68, 17 चौके 68। 68, तो 4 महीने में उसके पास 68 रुपए जो ज्यादा पहुंच गए, वो 5वें महीने की सैलरी में से उन्होंने काट ली। तो हर महीने जी उसकी सैलरी 118 होती थी, और एक महीने में 17 ज्यादा मिले हैं, तो 4 महीने में 17 चौके 68 ज्यादा मिले। और ये 68 काटने के बाद बचे कितने? 50। समझ रहे हैं अभी 4 से गुणा क्यों किया है? जी जी जी। और कुछ? नहीं, थैंक यू सर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करें। और कोई है भाई, किसी को कुछ पूछना हो? एक मिनट, मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं। आप अगले क्वेश्चन को देखें, नीचे दिख रहा है क्वेश्चन।
सही है भाई, मिटा दूं? देखें अगला, कह रहा है ए और बी का कुल वेतन 44,480 है। जब ए का वेतन 37% बढ़ जाता है तो बी का वेतन 25% बढ़ जाता है और उनका संयुक्त वेतन 58,240 हो जाता है। ए का वेतन ज्ञात करें। बढ़िया सवाल है, हालांकि कुछ नहीं, थोड़ा इक्वेशन बनानी पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। बिना इक्वेशन भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। देखो, कह रहा है ए बी का कुल वेतन 44,480 है, मतलब ए प्लस बी की सैलरी कितनी है? 44480। और कह रहा है ए का वेतन 37% बढ़ जाता है, तो ए के वेतन का 37%, बी का वेतन 25% बढ़ जाता है, बी का वेतन 25%, और बढ़ने के बाद ये वेतन इतना हो जाता है। तो देखो भाई, इससे इतना बढ़ गया तो बढ़ोतरी कितने हुई? यहाँ पे हमने सिर्फ जो इंक्रीज हुआ है वो लिखा है। ए का 37% वृद्धि हुई है, बी का 25%। तो अगर हमने यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज लिखा है तो यहाँ पर भी हमें इंक्रीज ही लिखना पड़ेगा। तो इंक्रीज कितना हुआ है? इस 58,240 में से 44,480 घटा दो। घटाएंगे कितना बचेगा भाई? 0 का 0, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, फिर 11 में से 4 गया 7 बचेगा, फिर 57 में से 44 जाएगा 13 बचेगा। 13,760 की वृद्धि हुई है। दोनों का कुल वेतन इतना था, ए का 37% और बी का 25%, 13,760 है। यहां से आप इन इक्वेशन को सॉल्व कर लें, ठीक है ना। देखो ये बी 1/4 है, तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को भी 1/4 से गुणा कर दें पूरी को, तो ये हो जाएगा a/4 प्लस b/4 बराबर इसका 1/4 करेंगे तो 1,1,1,2,0 और इसे घटा लें। जब आप इस इक्वेशन को इसमें से घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, b का 1/4, b का 1/4, क्योंकि प्लस माइनस है। इसमें से ये घट जाएगा, 37% में से 25% घटेगा। ध्यान दो, ये 1/4 का मतलब 25 ही तो है। 37 में से 25 घटेगा तो a का 12% बचेगा, और a का 12% कितना है? इसमें से इसे घटा दो, 6 में से 2 गया 4 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा, 13 में से 11 गया 2 बचा। 12 की वैल्यू पता है, 12 की वैल्यू है 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 0। ए की वैल्यू आएगी 22,000। अगर ए का वेतन 22,000 है तो आपसे ए का ही वेतन पूछा भी है। आंसर गलत है, इसमें 22,000 होना चाहिए। सही, ये आंसर आपका 22,000 होना चाहिए। आपका जो आंसर आता है बेधड़क दिया करो, क्योंकि कभी कभी शीट में गलतियां होती हैं। कितनी भी सही कर लो, कुछ ना कुछ रह जाता है। सही है भी, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसके बिना भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इक्वेशन ही बनानी है। देखो कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना, हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं ऐसे। देखो भाई, ए का वेतन 37% बढ़ा है, बी का वेतन 25% बढ़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए का वेतन 25% प्लस 12% बढ़ा है। 25% प्लस 12% बढ़ा है, क्योंकि बी का 25 बढ़ा है, तो ये 25 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। मतलब 25% तो टोटल सैलरी बढ़ी है, और दोनों की टोटल सैलरी कितनी थी? 44,480। तो 44,480 का अगर आप 25% निकाले, मतलब 1/4, तो कितना आ रहा है? 11,120। इतनी सैलरी बढ़नी चाहिए थी अगर दोनों की सैलरी 25% बढ़ती, लेकिन असल में सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ है अभी पता नहीं मुझे कितना लिखा था, दोबारा घटा लेते हैं। 44,480, ठीक है ना। इसमें से घटाएंगे, 14 में से 8 गया 6 बचा, फिर 11 में से 4 गया 7 बचा, फिर 57 में से 13,760। देखो अगर 25% सैलरी बढ़ती तो इतनी बढ़ती, लेकिन क्योंकि बी की ए का वेतन 37% बढ़ा है, तो ये वाला 12% अभी हमने नहीं जोड़ा है। अगर इस 13,760 में से 11,120 घटा दें तो बाकी जो बचा हुआ मान है 2640, ये ए की सैलरी का 12% है। तो 12% की वैल्यू दे रखी है ए की सैलरी का 2640, तो टोटल सैलरी ए की कितनी रही होगी? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 22,000 रुपए। इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत चीजें इसमें आसान हो जाती है। 25% तो दोनों की ही सैलरी बढ़ी, ए की 12% ज्यादा बढ़ी,
तो अगर 25% टोटल सैलरी बढ़ा दें तो 11,120 बढ़ती है, जबकि वास्तव में इनकी सैलरी जो है वो 13,360 बढ़ी। आप ये भी कर सकते हो कि इस पूरे क्वेश्चन को एलिगेशन से कर लो। हम पहले कर चुके हैं कई क्वेश्चन कि अगर हम इसे टोटल ए की सैलरी मान ले तो कितना बढ़ेगा, बी की सैलरी मान ले, लेकिन उसमें थोड़ा मुश्किल रहेगा। जब आप 44,480 का 37% निकालोगे तो वो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे अभी बात? ठीक है भाई, ये आपका था परसेंटेज। उम्मीद है आपको काफी मजा आया होगा, काफी सवाल हम लोगों ने किए, कुछ नए क्वेश्चन आपको मिले होंगे। ठीक है, और इसका एक डाउट सेशन रख लेंगे एक आध दिन में। आप इन पूरी शीट्स को देख लेना और ध्यान से कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं समझ में आए, और कोई नया क्वेश्चन आपके पास हो मुझे सेंड कर देना। और पूरे का हम एक डाउट सेशन रख लेंगे, वो 1 घंटे चले 2 घंटे चले जो भी चलेगा। ठीक है, जिस जिसको जो जो भी सवाल पूछना होगा आप लोग मुझे एडवांस में भेज देना, क्योंकि मुझे इसकी स्क्रीन पे जो है सेट करना पड़ेगा। अगर शीट का ही है तो नंबर बता देना, वरना आप मुझे स्क्रीन वो जो क्वेश्चन होगा वो आपके पास भेजना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे इसकी स्क्रीन पे सेट करना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है ना, तो आप मुझे क्वेश्चन एडवांस में भेज देना, हम 1-2 दिन में सेशन रख लेंगे। जो भी परसेंटेज में किसी को कोई दिक्कत रह गई हम सारी सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, अभी रेशियो स्टार्ट करेंगे। शीट मैंने परसों रात डाल दी थी ग्रुप में, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। जिस जिसने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लेना, वो सिर्फ पहली शीट है, ऐसी 3 शीट और है, मतलब टोटल 3 शीट है। सारे अच्छे क्वेश्चन है, आपको उसमें भी मजा आएगा। 200 के आसपास क्वेश्चन तो उसमें भी होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।